वो इस वक्त बड़ी फुर्सत से इसके चेहरे के नक्कुश को देख रहा था, जो मेकअप की तराश से इतने खूबसूरत लग रहे थे कि इसकी निगाहें बार बार उलझकर इसके लबों से टकरा रही थीं। जबकि सामने बैठी मेहरू बड़ी बेफिक्री से नज़रें झुकाए अपने हाथों को घूर रही थी, जैसे सामने बैठा हुआ शख्स इसके लिए कोई हैसियत ना रखता हो। हालांकि वो संजीदा सा शौक मिजाज शख्स किसी की भी ख्वाहिश हो सकता था, लेकिन इस वक्त मेहरू के नाक पर गुस्सा सवार था और अपनी सुहागरात के तकाज़ों का ख्याल किए बगैर वो नाराज़गी से मुँह फुलाए अदील को और ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। हकीकत तो ये थी कि इस रिश्ते में इसकी भी कोई ख़ास रजामंदी शामिल नहीं थी, बल्कि अभी तक इसने ऐसा कुछ सोचा नहीं था। अभी अपने करियर का आगाज़ किया अपनी मनपसंद जॉब से, और अभी वो कुछ वक्त ख़ुद को देना चाहता था। लेकिन बाबा की शदीद ख्वाहिश थी कि मेहरू को वो जल्द से जल्द रुखसत करवा कर यहाँ ले आएंगे, और इनके ख्वाहिश के ज़ेर असर उसे खामोशी इख्तियार करना पड़ी। मेहरू की नाराज़गी उसे अजीब लग रही थी। इसने आहिस्तगी से सहारा देकर इसके चेहरे को अपने करीब कर लिया। क्या बात है, तुम नाराज़ लग रही हो? इसने बेहद संजीदगी और वक़ार से उसे देखते हुए कहा, और मेहरू ने इसका हाथ दूर झटक दिया। वो दूर रहे मुझसे, मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। वो गुस्से में सुर्ख हुई तो और भी खूबसूरत लगी। रिश्ते के बदलने का तकाजा था या कुछ और? आज वो सामने बैठी मासूम सी लड़की उसे इतनी हसीन लग रही थी कि अदील खानज़ादा की नज़रें बार बार इसके चेहरे पर चिपकती जा रही थी, जबकि इसका इस तरह हाथ झटकना उसे कुछ ख़ास पसंद नहीं आया। नाराज़गी की कोई वजह तो होगी। क्या बात है, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, क्या तुम नाराज़ हो जाओ? इसने दानिस्ता तौर पर एक निगाह खड़ी पर डाली, यानी कि वो वक्त पर कमरे में आ गया था। वो इससे पहले तो मेहरू के साथ इसकी कोई बातचीत भी नहीं हुई। तो नाराज़गी का कोई मतलब ही नहीं बनता था, लेकिन वो मुस्तकिल ऐसे ही खामोश बैठी रही, जैसे कि इसकी कुर्बत से छुटकारा पाना चाहती हो, जैसे कि वो चाहती ही नहीं हो कि वो इसके सामने बैठकर कोई तारीफ़ करे, किसी भी बात का जिक्र करे। अदील हैरानगी से उसे देखता रहा जब वो अपना लहंगा संभालती हुई बेड से उतरने लगी, और अदील ने इसका बाजू पकड़ते हुए उसे अपने करीब कर लिया था। आज हमारी सुहागरात है और तुम इस वक्त अपने शौहर के सामने बैठी हो। ये बचकाना हरकत है कि तुम मेरी इजाज़त के बगैर बेड से उतरकर चेंज करने जा रही हो। अभी तो मैंने तुम्हें फुर्सत से देखा नहीं। इसने सरगोशियाना लहजे में बिल्कुल आम से अंदाज में कहा था, और इसके यूँ कहने पर मेहरू ने बदतमीज़ी की हर पार करते हुए इसके सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर कर दिया। सुहागरात है तो क्या हुआ, आपको सर पर सवार कर लूँ? हरगिज़ नहीं, मेरे लिए ये रात या आने वाली कोई भी रात कोई मतलब नहीं रखती, और बेहतर है कि आपके लिए भी ये मतलब ना रखे। इसके सामने अदील खानज़ादा बैठा था, जिसने आज तक अपने सामने किसी की ऊंची आवाज़ को भी बर्दाश्त नहीं किया, और आज वो इस बेदर्द सी लड़की की इतनी बातें सुन गया। बेसाख्ता ही इसके चेहरे पर सुर्ख रंगत फैल गई। इसने सुर्ख निगाहें मेहरू की निगाहों से टकराई तो मेहरू ने काँपते हुए अपने वजूद को अलहदा कर लिया था। बड़ी हिम्मत के साथ इसने ये अल्फाज अदा तो कर लिए थे, लेकिन दिल सूखे पत्ते की मानद काँप रहा था। वो सामने में खड़े हुए शख्स के गुस्से से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ थी, इस रात के तकाज़ों से भी वाकिफ़ थी। इसकी उम्र 22 साल हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो ख़ुद को महदूद रखना चाहती थी। अभी वो ख़ुद को खान की दस्तरस में नहीं देना चाहती थी, क्योंकि अदील जैसा शख्स इसका आइडियल नहीं था, और ना ही इसने कभी चाहा था कि इसकी माँ इतना जल्दी इसके फ़र्ज से सबकुदोश हो जाएगी और उसे अदील खानज़ादा के हवाले कर देगी। शादी इस पर किसी नागहानी आफत की तरह टूटी, और अब इसका रिएक्शन इस कदर अजीब था कि अदील ने उसे कमर से पकड़ते हुए अपने करीब कर लिया। ख़बरदार, अगर आज के बाद मेरे सामने इतनी ऊंची आवाज़ में बात की तो तुम जानती हो मैं तुम्हारा शौहर हूँ, और अगर चाहूँ तो तुम्हें एक पल में ही अपने सामने ज़ेर कर सकता हूँ। लेकिन मुझ में इतनी इंसानियत है, और बेहतर है कि मेरी इंसानियत को चैलेंज मत करना, वरना। इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करता, मेहरू ने सख्ती से ख़ुद को इसकी पनाहों से छुड़वाने के लिए अपने वजूद को दूर किया था। मैं जानती हूँ, वरना आप एक पल नहीं लगाएंगे अपने अंदर छुपे हैवान को बाहर निकालने में। इसने कहते हुए 2 कदम पीछे हटाया और फिर भागकर वॉशरूम में बंद हो गई। इतनी हिम्मत तो कर ली थी, लेकिन चेहरे पर फैली हुई जर्दियाँ वो अदील खानज़ादा के सामने नहीं दिखाना चाहती थी, और अदील हैरत से बस इसकी पुश्त को घूरता रह गया। इसका बिहेवियर अजीब था, अजीब नहीं बल्कि अजीब तरीन। इसने पहले दिन अपने बाप से कहा था कि वो मेहरू को इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं अपनाना चाहता, लेकिन इसके बाबा ने कहा था कि जो कुछ
होगा मेहरू की मर्ज़ी से होगा। और अब वो लड़की जो इसके सर पर सवार होकर नाचने की कोशिश कर रही थी, हरगिज़ नहीं, तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हें मेरे लिए कितना तड़पना पड़ेगा। तुमने मेरी गुर्बत को ठुकराया है। तुम्हें इस बात का अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि तुम मेरे लिए कितना तरस जाओगी और मैं तुम्हें मैसर नहीं आऊँगा। अदील ने भी ज़िद लगा ली थी। हालांकि वो उम्र में इससे तकरीबन 8-9 साल बड़ा था, लेकिन फिर भी उसे अपने सामने इस मासूम लड़की से इतनी बगावत की उम्मीद नहीं थी। वो इसका शौहर था, इस पर हक़ रखता था और आज रात की तकाज़े थे कि वो दोनों एक दूसरे के लिए अपने दिल में मोहब्बत को जगा देते, इज़्ज़त का मकाम पैदा करते और आज रात गुर्बत को बढ़ाकर अपने रिश्ते की शुरुआत करते। लेकिन इस लड़की ने इसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। वो चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। गुस्सा इसकी नस-नस पर सवार हो चुका था। अगर वो कुछ देर मज़ीद यहाँ रुकता तो न जाने क्या कर बैठता, इसलिए उसे इस वक्त अपने कमरे से चले जाना ही बेहतर लगा। साथ वाले कमरे में जाकर इसने दरवाज़े को बंद कर दिया और बेताबी से टहलने लगा। मेहरू के अल्फाज उसे तीर की तरह लगे थे, जैसे कि तीर इसके सीने में प्योसत कर दिए थे। वो ज़िद और अना में लिपटा हुआ शख्स किसी को भी इतना हक़ नहीं देता था कि वो इसके जज्बात को मजरूह करें, और आज इस लड़की ने अपने दिल में अपनी थोड़ी सी वक़्त को भी हमेशा के लिए बाहर निकाल फेंक दिया। काफ़ी देर गुजरने के बाद जब गुस्सा कम होगा तो सिर्फ़ इसलिए कि घर में किसी को भी इस बात की भनक पड़े और इसकी इज़्ज़त मज़ीद ख़राब हो जाए। काफ़ी देर गुजरने के बाद वो अपने कमरे में दाखिल हुआ तो वो बेड पर में आराम थी। बड़े सुकून से इसके बेड पर पाँव फैलाए वो गहरी नींद सो रही थी, जैसे उसे कोई फ़र्क ही ना पड़ता हो अदील किस हाल में है, इसके जज्बात को कितनी ठेस पहुंची है, या मेहरू की बातों ने उसे कितना छलनी कर दिया है, इसके मुस्तकबिल में रुकावटें पैदा कर दी हैं। उसे किसी चीज़ की परवाह नहीं थी, उसे परवाह थी तो अपने सुकून की। और इस वक्त ढीले ढाले शर्ट ट्राउज़र में चेहरे पर सुकून सजाए वो बेफिक्री की नींद सो रही थी। और इसके चेहरे पर एक सख्त निगाह डालकर अदील खानज़ादा चेंज करने चला गया। चेंज करने के बाद वो बाहर आया और तकिया उठाकर सोफ़े पर जाकर लेट गया। वो नहीं चाहता था कि वो ज़रा भी इसके करीब लेटे या इसकी कुर्बत बेइख्तियारी में हासिल करे और हमेशा के लिए इसकी ज़ात इसके लिए बाइस शर्मिंदगी बन जाए। इससे कभी आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया था कि उसे अपनी ही नज़रों में गिर जाना पड़ता। और सोफ़े पर काफ़ी देर करवटें बदलने के बाद बिलाखिर नींद की देवी इस पर मेहरबान हो गई और इस हसीन रात का अख्तिताम हुआ था। इस लड़की ने महज अपनी माँ से और बाकी घर वालों से इस बात का बदला लिया कि इसकी छोटी सी गलती को बुनियाद बनाकर उसे अदील खानज़ादा के हवाले कर दिया गया ताकि वो पाबंदियों में लिपट कर रहे। इसके मुस्तकबिल, इसके सपने, सब कुछ मिलिया-मिट हो गया और वो चुपचाप घरदारी की जिम्मेदारियाँ अपने कंधों पर उठाकर अदील की सेहत सजाने आ गई और इस बात का बदला इसने अदील से लिया था। सुबह इसकी आँख खुली तो वो बेड पर अकेली सो रही थी। वो बौखलाते हुए उठी और कमरे का जायज़ा लिया। जब वो उसे सोफ़े पर बेचैन सा सोया हुआ नज़र आया, वो कद काट में काफ़ी बड़ा था, इसीलिए सोफ़े पर ज़्यादा एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। वो जो बेड से नीचे उतर आई, एक मासूम सी नज़र इसके चेहरे पर डालकर वो पलटने लगी और अगले ही पल ख़याल आया था कि वो कितना बेचैन होकर सो रहा है। अगर कोई बाहर से उसे जगाने के लिए आया और उसे यूं सोफ़े पर बेहाल सा सोते हुए देख लिया तो इसकी इज़्ज़त क्या रह जाएगी। काफ़ी देर वो बहन के चेहरे को देखकर लबों को कुचलती रही और फिर आगे बढ़कर नरमी से इसके कंधे को हिलाया। दूसरी बार अदील ने आंखें खोली थी और एक नज़र मेहरू के चेहरे पर डालकर अपनी आंखों को मज़ीद खोल लिया। जब वो 2 कदम बेइख्तियार पीछे हटी, बेड पर जाकर सो जाएं, इसने कहा था और अदील इसके चेहरे पर एक सख्त नज़र डालकर बेड पर सोने के लिए चला गया। रात गुस्से में वो इसने जो कुछ भी कहा था, लेकिन इस वक्त दिल न जाने क्यों बार बार हुमक कर अदील के चेहरे को देखने पर मजबूर कर रहा था। इसके माथे पर बिखरे हुए सी बाल जो उसे मज़ीद पुरवकार और ख़ूबसूरत बना रहे थे। इस वक्त वो शर्टलेस वजूद में इंतहा का पुरकशिश लग रहा था। कसरती बाजू वाजे थे और इसके सुर्ख चेहरे के साथ रुख मोड़ लेती और फिर मुँह ही मुँह में बड़बड़ाने लग जाती। इतनी भी तमीज़ नहीं है मोहतरम को कि शर्ट पहनकर सो जाऊं। न जाने ये ज़ाहिर क्या करना चाहते हैं। बड़बड़ाते हुए इसने चेंज किया जब कमरे के दरवाजे पर शाइस्ता बेगम ने हल्की सी दस्तक दी और इसने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। नरमी से ताईजान के गले लगने के बाद इनसे प्यार लिया और ताईजान ने झुककर कमरे के अंदर देखा था। अदील को भी जगाओ और आकर नाश्ता कर लो, या तुम्हारे ताया अब्बू चाहते हैं
कि सब मिलकर नाश्ता करें, तुम्हारी अम्मी भी नीचे आ गई हैं। अम्मी के आमद के बारे में सुनकर इसका चेहरा चहक उठा। जी ताई अम्मी, मैं अभी आ रही हूँ, बस अदील रेडी हो जाए, नरम व मुलायम लहजे में कहते हुए इसने शाइस्ता बेगम को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया और एक मुस्कुराती हुई नज़र इसके चेहरे पर डालकर वो पलट गई। अब वो तज़ब्ज़ुब में थी कि अदील को कैसे जगाए। एक बार वो इसकी नींद ख़राब कर चुकी है और इसकी सुर्ख नज़रों की सख्ती भी देख चुकी है, लेकिन अब दोबारा वो उसे कैसे जगा पाएगी, ये ख़्याल उसे बेचैन कर रहा था। आज एक साथ इसका पहला दिन था और वो चाहती थी कि वो इसके साथ ही नीचे जाए। इसमें इतनी तो समझती कि ताईजान और तायाजान के सामने कैसे रहना है, और वैसे भी वो तायाजान की अकलौती और लाडली भतीजी थी और वो हरगिज़ नहीं चाहते थे कि इसके मुंह पर ज़रा भी उदासी देखे। इसीलिए इन सब का दिल रखने के लिए इसने आगे बढ़कर अदील को एक बार फिर आवाज़ दी और अदील ने करवट बदलकर इसके चेहरे को देखा। क्या मसला है तुम्हारा, सोने नहीं दोगी मुझे? इसके सख्त लहजे पर वो बहुत मज़ा हुई। मुझे कोई शौक़ नहीं है आपको जगाने का, ताई अम्मी ने कहा है कि नीचे अम्मी जान आई हैं, हम सब मिलकर नाश्ता करने वाले हैं, इसीलिए आपका होना भी ज़रूरी है। बालों को झटकते हुए एक अदा से कहकर वो जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई और इसके मासूमाना और अजीब अंदाज़ पर अदील ने अपने होठों पर रक़्स करने वाली मुबहम सी मुस्कुराहट को छुपा लिया। इतने गुस्से के बावजूद भी अदील की तवज्जो इसकी जानिब थी। इसका बात करने का अंदाज़, मुँह बसोड़ना, वो सब कुछ बाखूबी नोट कर रहा था। तब तक वो जब सोफ़े पर मुँह फुलाए बैठकर अदील को देखती रही, जब तक कि अदील मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं हुआ। तैयार होने के बाद इसने एक नज़र मेहरू के चेहरे पर डाली और कमरे से बाहर जाने लगा, जब वो फ़ौरन उठकर इसके साथ चल पड़ी। रॉयल ब्लू कलर की फुल एम्ब्रॉयडरी शर्ट के साथ इसने कामदार दुपट्टे को अपने कंधे पर फैला रखा था। सिंपल ट्राउज़र और हाई हील के साथ हल्के फुल्के मेकअप में वो दिलकश लग रही थी। सबके साथ खुशगवार माहौल में नाश्ता कर रहे थे और नाश्ता करते हुए उन्होंने किसी को भनक नहीं लगने दी कि रात इन दोनों के दरमियान कौन सी बहस हुई और इन दोनों के रिश्ते की हकीकत क्या है। अदील भी अच्छे लहजे में बात कर रहा था और वो इसके करीब बैठी पूरी तवज्जो ताया अब्बू पर दिए हुए थी। ताईजान छोटे मोटे काम संभाल रही थी और नाश्ता खुशगवार माहौल में खाया गया। थोड़ी देर वो अम्मी के साथ कमरे में आई तो अम्मी ने एक बार फिर इसके हाथों को अपनी लपेट में लेते हुए नरमी से उसे देखकर ताकीद की थी, कभी भी अदील को नाराज़ करने की कोशिश ना करना। तुम जानती हो तुम्हारे ताया तुम्हारे मोहसिन हैं, उन्होंने हमेशा तुम्हारे सर पर हाथ रखा है। तुम्हारे बाबा के बाद उन्होंने तुम्हें कभी बाबा की कमी महसूस नहीं होने दी, लेकिन तुम्हारा भी फ़र्ज़ बनता है कि तुम अब इनके घर में वो सारी खुशियाँ फैला दो जो खुशियाँ रशना के जाने से गायब हो गई हैं। रशना आप ही इसकी तायाज़ात और अदील की बड़ी बहन, जो शादी अटेंड करने के लिए बैरून मुल्क से यहाँ आई हुई थी। चंद साल पहले ही इनकी शादी हुई और वो अपने शौहर के साथ इंग्लैंड मुकीम हो गई। तकरीबन 2 दिनों के बाद इनकी वापसी थी, इसीलिए इस शाम ही वो अपने ससुराल चली गई, क्योंकि आने वाले 2 दिन वो इन्हीं के साथ गुजारना चाहती थी। अदील रशना का छोटा भाई था और अब वो इस घर की अकलौती बहू थी। 3 साल पहले इसके बाबा की डेथ हो गई और बाबा की डेथ के बाद ताया अब्बू ने ही इसके सर पर हाथ रखा और उसे हमेशा बाप जैसी शफ़क़त अनायत की। बाबा की मोहब्बत को वो कभी फरामोश नहीं कर सकती थी, जिन्होंने हमेशा उसे लाड प्यार से रखा। ज़रीना बेगम अक्सर ही कहा करती थी कि वक़ार साहब के लाड प्यार ने उसे बिगाड़ कर रख दिया है, लेकिन इसके बावजूद इसकी ज़िद और अना बिल्कुल लड़कों जैसी थी। जो बात दिल में आई उसे हमेशा मुकम्मल करने के बारे में सोचा। आज तक इसने कभी अपनी किसी ख्वाहिश को अधूरा नहीं रहने दिया था और ना ही वो चाहती थी कि इसकी कोई ख्वाहिश अधूरी रहे, और यही वजह थी कि ज़रीना बेगम हर वक्त खदशात का शिकार रहती। इस रोज़ भी जब वो इन्हें बिना बताए कॉलेज फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पर चली गई और पूरे 3 दिन के बाद वापस आई, तो इसके घर आते ही ज़रीना बेगम ने हंगामा खड़ा कर दिया था और उसे बालों से पकड़कर इसके मुंह पर 2 थप्पड़ लगाए। वो हैरत से साकत रह गई। इसकी माँ ने उसे इजाज़त नहीं दी थी, लेकिन इसने सोचा था कि इसकी माँ इसकी मोहब्बत में फरामोश कर देगी और हमेशा की तरह माफ़ी तलाफ़ी से गुजारा हो जाएगा। इसीलिए इसने अपनी मन मर्ज़ी दिखाई, लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये मन मर्ज़ी उसे इतनी भारी पड़ सकती है। अम्मी तो उसे मुकम्मल तौर पर लाताल्लुक़ हो गई थी। उन्होंने बोलचाल बंद कर दी, हालांकि इससे मनाने की कोशिश भी की थी, लेकिन इसी शाम ताया और ताई के घर आने पर उसे मालूम हुआ कि ज़रीना बेगम ने जमशेद साहब और शाइस्ता बेगम को ख़ुद घर पर बुलाया है
और इनके सामने ये बात रख दी कि मेहरू बिना बताए 3 दिनों के लिए कॉलेज फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पर चली गई। जमशेद साहब भी उसे देखकर नाराज़ हो रहे थे। ताया अबू सिर्फ लड़कियां थीं, कोई लड़का नहीं था, और वैसे भी मम्मा अम्मी कभी भी इजाज़त नहीं देती, इसलिए मैंने अपनी मर्ज़ी की। वो शर्मिंदा सी होकर मनमनाई, लेकिन न जाने ज़रीना बेगम किस खौफ का शिकार थी। मैं अब इसकी ज़िम्मेदारी मज़ीद नहीं उठा सकती। मैं अकेली औरत खौफज़दा हो गई हूँ भाई साहब, इसीलिए बेहतर है कि आप अपनी अमानत को अपने घर ले जाएं। ज़रीना बेगम के फ़ैसले पर वो सर उठाकर माँ को देखने लगी। इसकी माँ ने इसके बाबा के चले जाने के बाद भी ये हवेली नहीं छोड़ी थी। इसी इलाके में, इसी हवेली में उन्होंने बाबा के साथ अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की थी और अब भी वो यहीं रहना चाहती थी। हालांकि जमशेद साहब ने कितनी बार कहा था कि वो इनके साथ आकर रहें, लेकिन वो कभी इस जगह को नहीं छोड़ सकती थी जो इनके महबूब तरीन शौहर के साथ मोहब्बत भरी यादों को समेटे हुए थी। अम्मी आप क्या कह रही हैं? इसने मुदाखलत की, लेकिन जमशेद साहब की मौजूदगी में दोबारा सर गिराकर बैठ गई। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है भाभी, बच्ची है, समझ जाएगी। और वैसे भी अभी तक तो ये कॉलेज की तालबा है, मैं चाहता हूँ कि इसकी तालीम मुकम्मल हो जाए। घर की बच्ची है, हम कहीं भागे नहीं जा रहे। जमशेद साहब ने फिर भी थोड़ी सी उलझन दिखाई थी, और वो अच्छी तरह जानती थी कि ये इसीलिए है कि इसके ख्वाबों की तकमील हो जाए और इन सारी ख्वाहिशों को पूरा कर ले जो ख्वाहिशें इससे संभाल कर रखी हुई हैं। लेकिन ज़रीना बेगम अपने फ़ैसले पर कायल थी, और जमशेद साहब इन्हें अच्छी उम्मीद लगाकर चले गए कि वो जाते ही अदील से बात करेंगे और जो भी फ़ैसला हुआ वो इन्हें आगाह कर देंगे। इसने अपना सर पीट लिया था। अम्मी आपको क्या ज़रूरत है मुझे यूँ सर से उतारने की, और वैसे भी अदील भाई मुझसे बहुत बड़े हैं, आप समझती क्यों नहीं है मेरी बात? इसका बेपनाह सफ़ेद चेहरा सुर्ख हो रहा था। ज़रीना बेगम ने नरमी से उसे अपने सामने बिठा लिया। मैं बूढ़ी और नातवाना हो चुकी हूँ, और वैसे भी तुम्हारे बाबा के बाद अब मैं पहले जैसी नहीं रही। मुझे टेंशन लगी रहती है तुम्हारी, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम महफूज हाथों में चली जाओ ताकि मैं सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार लूँ और इसमें कोई ख़दशा ना हो। इसने आगे बढ़कर इनकी गोद में सर रख दिया। अगर आप मेरे जाने से नाराज़ हो गई हैं तो मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ अम्मी, लेकिन खुदा के लिए मेरे साथ ऐसा मत करें प्लीज़ अम्मी, मैं आपको अभी छोड़कर नहीं जाना चाहती। ये एहसास है कितना अजीब था कि अदील खानज़ादा इसके शौहर के दर्जे पर फाइज हो जाएगा। वो शख्स जिसने आज तक उसे सीधे मुँह बात नहीं की, वो शख्स जो हमेशा से ही इसके लिए खौफ और दहशत की अलामत बना रहा, अब इसकी बीवी बन जाएगी जिसके बारे में इसने कभी तसव्वुर नहीं किया। अपनी अय्याश दोस्तों के गिरोह में बैठ कर उसे अच्छी तरह अंदाज़ा हो चुका था कि आइडियल लड़के यंग और अपनी उम्र के होते हैं, जो ख्वाहिशों की तकमील करना जानते हों, जिनके साथ फ़न किया जा सके, और इसमें भी नामहसूस तरीके से इन्हीं ख्वाहिशों को अपने दिल में पालना शुरू कर दिया था। इसलिए अब अदील का साथ अपने उसे अजीब लग रहा था। लेकिन जमशेद साहब ने फ़ैसला कर लिया। उन्होंने अदील से बात करने के बाद ज़रीना बेगम को रज़ामंदी दे दी और साथ ये भी कहा था कि वो मेहरू से अच्छी तरह पूछ गुछ कर लें, क्योंकि ये इसकी ज़िंदगी का फ़ैसला है। तकरीबन 6 माह का वक्फ़ा रखा गया क्योंकि वो अपने एग्ज़ाम देकर फ्री हो जाए और इसके बाद ही इसकी शादी कर दी जाएगी। और ये 6 महीने इसने एक एक दिन भरपूर तरीके से गुजारा था और उसे यूँ लग रहा था जैसे इसके पास ज़िंदगी जीने के लिए ये चंद एक महीने ही हों, और इसके बाद मुकम्मल खामोशी इसकी ज़िंदगी की डोर एक ऐसी शख्स के हाथ में आ जाएगी जो इस पर हमेशा अपनी मर्ज़ी मुसल्लत करेगा और उसे किसी भी तरह सुकून से जीने नहीं देगा। सो इसने भी बगावत करते हुए सोच लिया था कि वो कभी भी अदील के सामने सरेंडर नहीं करेगी। वो साफ लफ्ज़ों में उसे कह देगी कि वो इसका आइडियल हस्बैंड नहीं है, चाहे वो ताया और ताई से जितनी भी मोहब्बत करती हो, लेकिन वो अदील से मोहब्बत नहीं करती और ना ही वो इस टाइप का मर्द है जिस टाइप के लड़के उसे पसंद हैं। उसी शाम इसने अपनी पढ़ाई के सिलसिले में ताया से बात की और ताया ने नरमी से इसके सर पर हाथ रखा था। अब ये बात तुम्हें अदील से करनी चाहिए बेटा। अदील अगर अपनी यूनिवर्सिटी से तुम्हारा एडमिशन करवा दे तो ये तुम दोनों के लिए आसानी हो जाएगी। इससे बात कर लेना। और अदील के नाम पर ही इसका दिल धड़क उठा। नहीं, चेहरे पर मासूमियत से जाते हुए वो हल्का सा मनमनाई और जमशेद साहब इसका चेहरा देखकर मुस्कुरा दिए। ठीक है, मैं अदील से बात करूँगा।
लेकिन फिर भी कम मुझसे इजाज़त ले लेना बेटा, शौहर की रजामंदी बहुत ज़रूरी होती है। और वो इस बात में सर हिलाते हुए उठकर कमरे में चली गई। अदील से जमशेद साहब ने खुद बात की थी और वो चुपचाप इनके सामने सर झुकाकर बैठा रहा। वो खुद यूनिवर्सिटी में लेक्चरार के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा था। शहर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जहाँ उसे ले जाना उसे अजीब लग रहा था, वहाँ का अयाश तरीन माहौल और मेहरू का मासूम जहन। वो जानता था कि इसका जहन अभी ऐसा है कि वो हर तरह के माहौल में ढल जाएगी। लोग उसे जैसा बनाने की कोशिश करेंगे वो वैसे ही बनती चली जाएगी। इसमें अपनी समझ, अपनी सोच, अपना कोई तरीका मौजूद ही नहीं है। बाबा अभी तो रुखसती हुई है, मैं चाहता हूँ कि कुछ दिन हैं वो हंसी खुशी गुजार ले और इसके बाद ही किसी जिम्मेदारी को संभाले। उसे समझ नहीं आ रही थी कि उसे इस वक्त क्या कहना चाहिए, लेकिन जमशेद साहब की ये ख्वाहिश थी और इस बात का अंदाज़ा हो गया। चुपचाप अपने कमरे में आकर वो बेड पर लेटा तो वो जो बेताबी से टहलती हुई इसका इंतज़ार कर रही थी इसके करीब आकर बैठ गई। ताया अब्बू ने आपसे बात की है? इसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को घुमाकर अदील को देखा था और इसने पलटकर इसकी आंखों में देखा था। यानी ताया अब्बू ने आपसे कोई बात नहीं की? इसने दोबारा तस्दीक चाहिए। मैं तुम्हें एक बार बता चुका हूँ मेहरू। अदील ने पहली बार मेहरुन्निसा के बजाय उसे मेहरू कहकर पुकारा था। दिल बेताशा धड़का और उसने पलकों को झुका लिया। चेहरे की सुर्ख रंगत अदील की आंखों से पोशीदा नहीं थी और यहाँ आकर वो पिघल जाया करता। दूसरे दिन वो उसे अपने साथ लेकर गया। अपनी सारी छुट्टी इसने कैंसिल करवा ली और ख़ुद इसका एडमिशन करवा दिया था, लेकिन इससे साफ लफ्ज़ों में मेहरू से कह दिया कि वो उसे वहाँ अपनी बीवी के तौर पर मुतारिफ़ नहीं करवाएगा, बल्कि ये ज़ाहिर करेगा कि इन दोनों का आपस में कोई रिश्ता नहीं। इसीलिए बेहतर है कि वो भी इसी तरह ज़ाहिर करे। और मेहरू तो पहले ही तैयार थी। मैं तो आपसे पहले ही कहने वाली थी। मैं नहीं चाहती कि आप वहाँ सबको बताएं कि आप मेरे शौहर हैं। आपको अपनी लिमिट में रहना चाहिए और मैं अपनी लिमिट में रहूँगी। इसमें सर झुकाते हुए कह दिया और अदील खामोशी के साथ गाड़ी ड्राइव करता रहा। वो इस लड़की की सोच से अनजान था। वो नहीं जानता था कि वो क्या चाहती है। कभी अपनी ख्वाहिशों का भंडारा खोल कर इसके सामने बैठ जाती है और इसे गिन गिन कर सुनाने लग जाती है, और कभी इसे इतनी ताल्लुक़ कि इसका नाम भी अपने नाम के साथ पसंद नहीं करती। एक अफसरदा सी मुस्कुराहट इसके लबों पर बिखरी और इसने अपनी नज़रों को विंडो से बाहर फैला दिया। न जाने क्यों लग रहा था कि ये लड़की सिर्फ इसके लिए अजियत का बायस बनती रहेगी, लेकिन अभी वो उसे स्पेस देना चाहता था, उसे वक्त देना चाहता था कि वो इस रिश्ते को अच्छी तरह समझे, छानबीन करे और जब खुद इसकी दस्तरस में आए तब हम तभी वो इसके साथ कोई ताल्लुक़ कायम करे। 2 ही दिनों के अंदर यूनिवर्सिटी में इसका ऐसा दिल लगा कि इसने मुकम्मल तौर पर सारी उलझनों को ही ख़त्म कर दिया। ज़रीना बेगम चाहती थी कि वो अब रहने दे, अब अपने शोहर पर और घर पर फोकस करे, लेकिन इसने इन्हें खामोश करवाते हुए कह दिया कि अदील की यही ख्वाहिश है और वो इसकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुकी है। और वैसे भी ये इसकी ज़िंदगी है और अपनी ज़िंदगी के बारे में वो अच्छा फ़ैसला कर सकती है। ऐसा नहीं था कि वो अब अपनी माँ से नाराज़ नहीं थी। अंदर ही अंदर वो ज़रीना बेगम से भी सख्त नाराज़ थी, लेकिन इनसे बेतहाशी मोहब्बत करती थी और अच्छी तरह जानती थी कि ना ही इसकी माँ का और इसके सिवा कोई है और ना ही इसका अपनी माँ के सिवा कोई है। सारे रिश्ते अपनी जगह, लेकिन वालिदैन हमेशा काबिल इज़्ज़त और ज़रूरी तसव्वुर किए जाते हैं। अदील लेक्चर देते हुए भी हमेशा उससे गाफिल रहता। इन 2 दिनों में वो अच्छी तरह नोट कर चुकी थी कि वो यूनिवर्सिटी का सबसे हैंडसम टीचर है और लड़कियों की फ़िदा होती हुई नज़रें, इनकी सरगोशियाँ, इनकी मायने ख़ास इशारे, यह सब कुछ इसकी आंखों से पोशीदा नहीं था। और ना जाने क्यों इसे ये सब कुछ बुरा लगता था। हालांकि इसने खुद ये शर्त रखी थी कि वो दोनों रिश्ते के बारे में कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन अब उसे अजीब लगता। न जाने क्यों उसे यूँ लगता था कि जैसे लड़कियां दिल पर गलत नज़र रखे हुए हैं और वो भी इनकी हौसला अफजाई करता है। अपने हंसमुख और मिलनसार तबीयत की वजह से वो जल्द यूनिवर्सिटी के मॉल में घुल मिल गई और दोस्तों का ग्रुप भी बना लिया। 6 लड़कियों का ग्रुप, जिनमें वो बतौर हेड सबसे ज़्यादा शौक़ और चंचल लड़की थी। ज़ाहिरी बात तो ये थी कि अदील इस पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं देता था, लेकिन हकीकत ये थी कि वो इसकी एक सरगर्मी पर नज़र रखे हुए था, मुकम्मल तरीके से उसे अपनी नज़रों के हसार में लिए हुए था। यह हकीकत थी कि वो अपने काम के हवाले से मेहनती और ज़हीन लड़की है, बस थोड़ी मुँह फट और बदतमीज़ है। लेकिन अदील के सामने इसकी सारी अकड़ और बदतमीज़ी सिर्फ इसकी कुर्बत के खौफ से ही निकल जाया करती है। इस रोज़ भी लेक्चर के दौरान उसे अपने करीब बैठी हुई
माहीन की सरगोशी सुनाई दी, इतने हसीन है सर कि दिल चाहता है कि सारी ज़िंदगी इनके सामने बैठकर इन्हें इसी तरह देखती रहूं। माहीन की सरगोशी पर वो बुरी तरह तप गई। मेरी में माहीन अपनी साथ बैठी दोस्त को अदील के मुतालिक बता रही थी, लेकिन इसकी धड़कन तेज़ हो रही थी, हाथों पर पसीने नमदार हो रहे थे और माहीन का ये लहजा उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। दिल चाह के वो पलटकर इसका मुंह तोड़ दे। देखना, अभी इनके साथ बात करूंगी, अब इनकी तवज्जो अपनी जानिब करवाऊंगी और फिर देखना कितना सुकून बन जाएगा। माहीन ने शौक़ी के साथ बैठी हुई लड़की से कहा और अगले ही पल अपना हाथ खड़ा कर दिया। अदील इसकी जानिब मुतवज्जा हुआ था। जी बताएं। आप अच्छी तरह जानती थी कि ये सवाल और जवाब तो सिर्फ एक बहाना है। वो सिर्फ अदील से बात करना चाहती थी। इससे 2-3 सवाल पूछे और अदील ने बड़े खुश अखलाक़ी से इसके सवालात का जवाब दिया था और उसे समझाते हुए 1-2 बार इसका नाम भी दोहरा दिया। अभी तक तो वो कोने में बैठी हुई लड़की के चेहरे पर फैली हुई सुर्ख रंगत से गाफिल था, लेकिन ये सुर्ख रंगत जब इसकी नज़रों के ज़िद में आई तो इसका उछल जाना बेअख्तियार था। वो बड़ी सुर्ख नज़रों के साथ अदील के चेहरे को देख रही थी और इसकी जलन को महसूस करते हुए अदील ने एक बार फिर माहीन को मुखातिब किया। आपको इसके हवाले से कोई और मसला तो नहीं है ना माहीन? और माहीन तो हकीकत में खुशी से फूले नहीं समा रही थी। नो सर, और तो कोई मसला नहीं है, इसने मुस्कुराते हुए जिस अंदाज से कहा था, या मेहरू ने अपना रुख मोड़ लिया। बीवी से बात करते हुए तो कैसे करेले चबा लेते हैं, अब यहाँ माहीन से बात करते हुए तो मुंह से फूल बरस रहे हैं जनाब के। वैसे बंदा अगर रिच हो तो बंदे को इतना शोखा नहीं होना चाहिए जितना ये मोहतरम शोखे बने हुए हैं। मुँह में बड़बड़ाती हुई वो अपना गुस्सा उतार रही थी। इसका बस नहीं चल रहा था कि क्लास को छोड़कर वो बाहर चली जाए। वो ऐसा कर भी देती थी, लेकिन अदील का खौफ था वो सबके सामने उसे सज़ा ही ना दे दे। लेकिन घर आने के बाद दरवाज़ा ज़ोर से बंद करते हुए इसे बैग पैड पर पटका और अपनी कमर पर हाथ रखते हुए अदील के सामने आकर खड़ी हो गई। अदील, जो कि शर्ट के बटन खोल रहा था, एक नज़र इसके चेहरे पर डालकर हैरत से उसे देखकर पलटने लगा और इसकी बेरुखी पर मेहरू सख्ती से इसके बाजू को झंझोड़कर अपनी जानिब इसका रुख किया था। मेरी बात अच्छी तरह सुन लें अदील, आप सिर्फ माहीन के टीचर हों। अगर आज के बाद आपने माहीन से इतनी फ्रैंक होकर बात करने की कोशिश की तो मैं आपकी शिकायत लगा दूंगी कि आप लड़कियों को हरास करते हैं। इसके यूँ चबाकर कहने पर अदील ने एक मुबहम सी मुस्कुराहट से इसके चेहरे को देखा। मोहतरमा, मेरा इत्मीनान इतना ज़्यादा है कि अगर तुम सच भी बोलोगी तो लोग झूठी तस्वर करेंगे। सीने पर बाजू बांधते हुए वो बड़ी मीठी नज़रों से मेहरू का तपा हुआ चेहरा देख रहा था, जो उंगली उठाकर अब उसे वार्निंग दे रही थी। बड़ी बड़ी धड़कनों पर छाई हुई थी। आप समझते क्या हैं ख़ुद को? लड़कियों के साथ फ्रॉड करेंगे? शर्म नहीं आती आपको? कितनी छोटी लड़कियां हैं वो, और मेरे सामने असल बात तो आप ज़बान पर आई है, जिसने अदील को हंसने पर मजबूर कर दिया। दिल खुशी से उछल पड़ा था, यानी उसे फ़र्क पड़ रहा था कि अदील इसके बगैर किसी और को देखे या किसी और पर तवज्जो दे, तो ये बात इससे नागवार थी और यही बात तो इसके लिए सुकून का बायस बनी थी। ये मेरा मसला है और बेहतर है कि तुम मेरे मसले में दखल अंदाजी ना करो। 2 कदम इसके करीब होकर वो हल्का सा इस पर झुका हुआ था और इसके यूँ झुकने पर मेहरू की धड़कनें बेतरतीब हो रही थी। दिल में अजीब सी खूब अंगड़ाई ले रही थी। वो अदील के लबों पर फोकस किए हुए इसके लबों को हिलता हुआ देख रही थी और फिर इसके माथे पर बिखरे हुए बाल। दिल चाह के वो इन्हीं बालों से पकड़कर मोहतरम का दिमाग ठिकाने लगा दे, लेकिन अभी इसी अदील से खौफ आता था। वो था ही ऐसा, पल में तोला, पल में माशा। एक पल में वो अगर सुकून से बात कर रहा है तो दूसरे पल उसे झंझोड़ कर रख देता तो, और यहीं आकर उसे अपने सारे गुस्से को अपने अंदर दबाना पड़ता था। अगले चंद दिनों तक इसने माहीन के बुरे इरादों पर बड़ी गहरी तवज्जो दी थी और बातों में उसे अदील से दूर रहने के लिए भी कहा, लेकिन माहीन समझ नहीं पाई और वो यूँ वाज़ेह उसे नहीं रोक सकती थी। लेकिन हकीकत तो ये थी कि अदील की थोड़ी सी तवज्जो देने पर माहीन के पाँव ज़मीन पर ही नहीं दिख रहे थे। वो तो पहले से ज़्यादा फैशनेबल होकर आती, अदील से सवाल जवाब करती और इस रोज़ तो हद ही हो गई। भरी क्लास में वो लेक्चर ख़त्म होने के बाद जब अदील अपनी फ़ाइल समेटकर बाहर जाने लगा तो इसके सामने आकर खड़ी हो गई। सर, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। बच्चे इधर उधर बिखर कर गुम होते चले जा रहे थे, जबकि वो अपनी सीट पर बैठी बड़ी सख्त नज़रों से इनको देख रही थी।
जो उसे चंद कदमों के फासले पर खड़े थे। माहिन का चेहरा इसकी जानिब था, जबकि अदील की पुश्त मेहरू की तरफ थी और पुश्त पर बैठी हुई मेहरू के इरादों से वो बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ था। इसके चेहरे के बदलते हुए ज़ावियों को नोट कर चुका था और अब उसे चलाने की खातिर ही माहिन से बात कर रहा था, वरना इसकी फितरत में शामिल नहीं था कि वो लड़कियों से ज़्यादा बातचीत करता, ख़ास तौर पर स्टूडेंट से। हालांकि यहाँ कितनी लड़कियाँ थीं जो इसके साथ फ्रेंड्स होने की कोशिश करती, शौक़ियाँ दिखाती, अपने इरादों से आगाह करती, लेकिन वो अपनी बात पर, अपनी अना में लिपटा हुआ शख्स किसी पर तवज्जो ही नहीं देता था। माहिन ने बड़े नाज से बात शुरू की थी। सर, रात मेरी बर्थडे पार्टी है मेरे घर पर, अगर आप आएँ तो मेरे लिए एजाज़ की बात होगी। माहिन ने शौक़ी से अदील के चेहरे को देखते हुए कहा था। वो बड़ी दिलकशी से मुस्कुराया। क्यों नहीं माहिन, अगर आप बुलाएंगी तो ज़रूर आऊँगा। और मेहरू ने सख्ती से अपनी मुठियाँ भींच ली। माहिन खिलखिलाते हुए हंस पड़ी। सर, मैं आपका वेट करूँगी, रात आप मेरे घर ज़रूर आएँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप आएंगे तो। इसकी सारी तवज्जो अदील पर थी और अपने लबों को चबाते हुए मेहरू दिली दिल में तप रही थी। वो इसका शौहर था, चाहे इस पर उसे ख़ुद पर हक़ नहीं दिखाने देती थी, लेकिन फिर भी इस पर हक़ रखता था और वो इस पर मुकम्मल हक़ रखती थी। वो कैसे अपना हक़ किसी और के हवाले कर सकती थी, और इस बात का ख़याल अदील को भी रखना चाहिए था, लेकिन वो ज़रा बराबर परवाह नहीं कर रहा था। गुस्से से उठते हुए वो इन दोनों से करीब से गुज़रते हुए बाहर निकल गई, लेकिन जाते जाते अदील के चेहरे पर एक नज़र डालना नहीं भूली थी, और इसके जाते ही अदील फ़ौरन वहाँ से हट गया। माहिन खुशी से खिलखिलाती सबको बताती फिर रही थी। वो तो हवाओं में उड़ रही थी, यूँ लग रहा था जैसे कि अदील उसे दस्तयाब होने जा रहा हो। हालांकि इन दोनों के दरमियान बड़ा मुअज़्ज़ज़ रिश्ता था, लेकिन फिर भी आजकल की बेबाक लड़कियों के सामने ऐसे रिश्ते को अहमियत नहीं रखते। इनके लिए बस हैंडसम मर्द जिसकी अच्छी पर्सनैलिटी हो, बावकार हो, कसरती बाजू, दिलकश चमकती हुई आँखें हों, बस इन्हें ऐसे शख्स मिल जाएं तो वो सारे रिश्तों को पास-पोश डाल देती हैं। घर वापस आते हुए अदील ने उसे दरवाजे पर ही उतार दिया। तुम अंदर जाओ, मुझे कुछ काम है, इसने मसरूफ़ियत से कहा था, और वो अदील का चेहरा देखती रह गई। कौन सा काम है आपको? कहाँ जाने का इरादा रखते हैं? पहली बार वो खालिस बीवियों के अंदाज में बात कर रही थी। मैं जहाँ भी जाऊँ मेरी मर्ज़ी, तुम नीचे उतरो और जाओ अंदर, इसने गुस्से से कहा। तो इसके चेहरे पर एक नज़र डालकर वो माँ को झुकाकर गड़ी से उतर आई और घर में दाखिल हुई या सीधा अपने कमरे में चली गई। हालांकि वो आने के बाद सबसे पहले तायाजान से मुलाकात करती थी, लेकिन इस वक्त वो इस हालत में नहीं थी। कमरे में आने के बाद वो बेड पर बैठकर फूट कर रो पड़ी। बोला, अपनी बीवी के साथ कोई ऐसा भी करता है? इनकी बीवी हूँ, इन्हें इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है। अल्लाह ने अगर छोटी सी बीवी दे दी है तो इसके नाज नखरे उठाना भी सिखा दे। उसे गज़ब खुदा का अपनी बीवी के होते हुए या दूसरी लड़कियों के साथ मुमारी करते फिर रहे हैं। अगर आज रात ये माहिन की बर्थडे पार्टी में गए तो मैं इन्हें ज़िंदा ही नहीं छोड़ूंगी, ख़ुद भी मर जाऊंगी और इन्हें भी मार दूंगी। फिर मैं देखूंगी कैसे माहिन की दावत पर जाते हैं। ये कमरे की चीज़ों पर गुस्सा निकालकर वो बढ़ाते हुए अदील को सलावत सुन से नवाज रही थी, जैसे कि वो इसके सामने खड़ा इसकी बातों को सुन रहा हो, लेकिन गुस्सा किसी तौर पर कम नहीं हो रहा था। और इस वक्त से शाइस्ता बेगम कमरे में दाखिल हुई। कमरे की हालत और इसके रोए हुए चेहरे पर एक नज़र डालकर वो हैरत से उसे देखती रह गई। क्या बात है बेटा, ये सब क्या है और तुम रो क्यों रही हो? इन्हें फ़िक्र हुई थी और वो आगे बढ़कर इनके कंधे से लिपट गई। ताई अम्मी, आपके बेटे बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, मेरी किसी भी बात का ख्याल नहीं रखते, बात बात पर डांट देते हैं। शाइस्ता बेगम को किसी हद तक अंदाज़ा था कि इनके रिश्ते का, और अब अपनी बहू की ज़बान से अपने बेटे के बारे में ये अल्फाज सुनकर इन्हें कुछ ख़ास अच्छा नहीं लगा। बेटा, मर्द की फितरत होती है गुस्सा करना, इसके गुस्से को अपनी मोहब्बत से ठंडा करो। अदील ज़्यादा गुस्सा नहीं करता, उसे अगर तुम मोहब्बत से समेटोगी तो वो तुम्हारी तरफ मुतवज्जह हो जाएगा। मुझे बताओ, तुम दोनों के दरमियान रिश्ता कैसा है? और वो सर झुकाकर बस उंगलियां चटकाती रही। अब इनके सामने वो कैसे झूठ बोल देती, और इनके खामोशी से ही शाइस्ता बेगम का अंदाज़ा हो गया, मेरी बेटी, मियाँ बीवी एक दूसरे की ढाल होते हैं।
अगर एक दूसरे का लिबास होते हैं। अगर तुम अपने शौहर पर तवज्जो नहीं दोगी तो कल कोई और तवज्जो देकर तुम्हारी अहमियत को ख़त्म कर देगा। इसीलिए उसे खुश करने की कोशिश करो, उसे इसका हक़ दो, इसके करीब रहो, इसकी ज़रूरियात का ख़्याल रखो, ताकि अगर उसे ये सब कुछ तुमसे मैसर आ जाए तो वो कभी बाहर जाने का तसव्वुर भी ना करे। और शाइस्ता बेगम की बातों को पल्ले बांधकर वो एक उम्मीद के साथ उठ खड़ी हुई। उसे अच्छा लगा था ये सारी बातें सुनना। काफ़ी देर वो ख़ुद को आईने में देखती रही और फिर एक दिलकश मुस्कुराहट के साथ इसने ही वो फ़ैसला कर लिया जिसके बारे में इसने इतना जल्दी नहीं सोचा था। अदील के साथ रहते रहते कब वो इसके जानिब राग़िब होने लगी। यहाँ वो देर तक घर नहीं आया था। इसके अंदर हलचल फैली हुई थी। उसे यकीन था कि वो घर आएगा तो वो उसे मना लेगी और हरगिज़ भी इसी माहिन की पार्टी में नहीं जाने देगी। और इसीलिए इसने रज़िया को बुलाकर कमरे को अच्छा सा साफ़ करने के बाद कैंडल से डेकोरेट भी कर दिया। शाइस्ता बेगम की बात इसके दिल को कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगी थी। फ्रेश होने के बाद इसने वो शोख रंग का नाइट ड्रेस निकाला जिसे देखते ही इसके चेहरे पर सुर्ख रंग बिखर गए। लेकिन अपने लबों को दांतों में दबाकर इसने दिल पर पत्थर रखकर ये सब कुछ करने का फ़ैसला कर लिया था। अदील इसके बारे में क्या सोचेगा उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था, लेकिन इन चंद हफ्तों में उसे इस बात का अंदाज़ा हो चुका था कि अदील और इसके दरमियान कैसा रिश्ता है और इस रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए उसे दी जाएगी। इसीलिए अपनी अकल को ठिकाने लगाकर इसने वो शर्ट पहन ली और इसके ऊपर मुकम्मल गाउन पहनकर इसकी डोरियों को अच्छी तरह बांध दिया था। बालों को खुला छोड़कर वो इस वक्त अदील का इंतज़ार कर रही थी। खुशबू में बिखरी हुई हल्के हल्के मेकअप के साथ इतनी दिलकश लग रही थी कि किसी पर भी अपना जादू जमा सकती। जब वो कमरे में दाखिल हुआ और कमरे का मंजर और सामने खड़ी बीवी को देखकर एक बार के लिए साकित रह गया। मसरूफियत में वो ये तो फरामोश कर चुका था कि माहिन ने उसे दावत दी थी और मेहरू का रिएक्शन क्या था। उसे कुछ दोस्तों से मुलाकात करनी थी, इसीलिए उसे वहीं छोड़कर वो इनके पास चला गया और इनके साथ ही खाना खाया, कुछ वक्त गुजारा। और अब ये सरप्राइज़ उसे हैरान कर रहा था। उसे अपनी जानिब यूँ हैरानगी से तकता हुआ पाकर वो मुसलसल पज़ल हो रही थी। अपनी पलकों को झुकाते उठाते वो सब चेहरे के साथ अदील को देख रही थी और उंगलियां चटखाते हुए बेबसी से लब कुचल रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। जब अदील एक खुमारी से चलता हुआ इसके करीब आ गया, बेतहाशा करीब, और फिर उसे कमर से थामकर अपने करीब कर लिया। इसकी खुशबू अदील को पागल कर रही थी। पागलपन जुनून की हद तक इस पर गालिब आ गया और उसके लब मेहरू की गर्दन पर रक्स करने लगे थे। इसके लबों की हरकत मेहरू को काँप जाने पर मजबूर कर रही थी। वो बेताब हो रही थी, लेकिन ये बेताबी और तरह की थी। इसने आहिस्ता से इसके सरगोशी की अदील और अदील चुपचाप अपने जुनून इस पर निछावर करता रहा। आप पार्टी में नहीं जाएंगे, आप मेरे साथ वक्त गुजारेंगे। अदील इसकी कुर्बत से पिघलते हुए बेबस होने के बावजूद भी वो अपनी बात पर अटकी हुई थी। और तब अदील को अंदाज़ा हुआ कि वो आज इस पर इस कदर मेहरबान क्यों हुई है। उसे हकीकत जानकर एक अनजानी सी खुशी ने घेरा था, लेकिन वो बात अभी तक इसके जहन में थी कि किस तरह पहली रात ही इसने बुरी तरह उसे शॉर्ट समझने से इनकार करके झुठला दिया और कह दिया था कि वो इसका आइडियल हस्बैंड नहीं है, और आज इसकी बाहों में आने के लिए बेताब खड़ी थी। इसकी डोरियों से हाथ उलझाते हुए इसने गाउन उतारकर उसे अपने बाजुओं में भर लिया और बेताबी से इस पर अपनी मोहब्बत निछावर करते हुए उसे मज़ीद बहका रहा था। दोनों की बिखरी सांसें, धड़कनें और रक्स करते हुए जज्बात एक दूसरे को अपनी लपेट में लिए हुए थे। और अदील ने एक तंज़िया मुस्कुराहट इसके चेहरे की जानिब उछालते हुए उसे खुद से दूर कर दिया था। वो हैरत से उसे देखती रह गई। अदील के लबों ने सरगोशी की थी और अदील ने अपने हाथों को पोस्ट पर बांध लिया। मैं भूल गया, मैं तो तुम्हारे टाइप का मर्द नहीं हूँ और शायद उम्र में भी तुमसे बड़ा हूँ, तो तुम पर इस कदर सितम कैसे डाल सकता हूँ। वो तंज़िया लहजे में बात कर रहा था और उसके लहजे को सुनकर वो कांप गई। इस साइड पर करते हुए वो अपने कपड़े निकालकर चेंज करने चला गया और थोड़ी देर के बाद तैयार होकर एक नज़र इसके वजूद पर डालकर उसे हकारत में छोड़कर कमरे से निकल गया था।
मर्द की अना बहुत बुरी होती है। जब उसे एक बार खुद से दूर धकेल दिया जाए तो ये बात इसकी अना का मसला बन जाती है और फिर तब तक वो बेचैन रहता है जब तक कि इसकी अना को तस्कीन न मिल जाए। वही फर्श पर बैठकर सिसकती रही। दिल बुरी तरह टूटा था। उसे दिल से इतनी ज़्यादती की उम्मीद नहीं थी। वो कभी नहीं सोच सकती थी कि दिल इसके साथ ऐसा रवैया अदील इसके साथ ऐसा रवैया अपनाएगा। इसने कितनी हिम्मत करके इसकी जानिब कदम बढ़ाए थे। वो इससे मोहब्बत करने लगी थी, इस पर अपना हक़ समझने लगी थी और हकीकत भी यही थी। अदील पर सिर्फ वही हक़ रखती थी। सच तो ये था कि वो भी इसकी गुर्बत को पाने के लिए इस तरह ही तड़प रहा था जिस तरह के वो तड़प रही थी, बल्कि इसकी तड़प इससे ज़्यादा थी। बस वो इस रोज़ जिस कदर धुतकारा जा चुका था, वो चाहता था कि उसे इस बात का एहसास हो कि धुतकार देना कितना तकलीफ़दा होता है। कभी कभी हम ऐसा ही करते हैं। हम अपनी ज़िद नामे इन रिश्तों को खुद से दूर धुतकार देते हैं जिनके बग़ैर हम रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और फिर किस्मत हमें जब इनके सामने ला खड़ा कर देती है तो हमारे पास ज़मीर के पछतावे और शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं होता। और इस वक्त हम बेबसी से सर झुकाकर सोचते रहते हैं कि काश वो वक्त का पहिया कोई पिछली जानिब मोड़ दे और हम जाकर इस वक्त को अपने मातहत कर लें और फिर सब कुछ हमारी मर्ज़ी के मुताबिक हो। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होता। वो तो किसी के बाप की जागीर नहीं है और इस वक्त ना ही किसी के रोकने से रुकता है। इस रोज़ वो तैयार होकर कमरे से बाहर निकला था सिर्फ उसे दिखाने के लिए कि वो यहाँ से जा चुका है, जबकि वो हरगिज़ भी किसी पार्टी में जाने वाला नहीं था। दूसरे कमरे में आकर इसने अपने मोबाइल को ऑफ़ कर दिया, दरवाज़े को लॉक कर दिया और सोने के लिए लेट गया। खाना इसने बाहर ही खा लिया था और महरू की इसने परवाह नहीं की कि वो खाना खा चुकी है या नहीं। इसने सोचा था वो बस थोड़ा शर्मिंदा होगी, रोएगी, लेकिन उसे एहसास हो जाएगा इसके इस रात इसने कितनी बड़ी गलती की थी। अपनी ज़िद में आकर अपने शौहर को खुद से दूर करने की अगर कोई और होता तो शायद ज़बरदस्ती पर होता रहता, ये सारा मामला ही ख़राब कर देता। लेकिन वो संजीदा इंसान था। इसने वक्त, गुस्सा और बचपना समझकर महरू को नज़रअंदाज कर दिया था। लेकिन इस वक्त उसे इस बात का एहसास दिलाना ज़रूरी था, जबकि दूसरे कमरे में वो इस कदर बेताब थी। शर्मिंदगी और हकारत का एहसास उसकी नस नस में उतर गया। बार बार उसे अपनी बेबसी का एहसास हो रहा था। कैसे इसने ख़ुद को इसके कदमों में निछावर करते हुए इसके हवाले कर दिया और वो उसे यूँ बेबस छोड़कर कमरे से बाहर चला गया। वो बार बार ख़ुद को कोस रही थी, बार बार अपनी अज़ियत पर रो रही थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आखिर क्या पड़ी थी मेरी बला से। वो शख्स चाहे जिसके साथ जाकर रात गुजार लेता, मुझे कोई परवाह नहीं होनी चाहिए। रोते हुए जब थक जाती तो बड़बड़ाकर ख़ुद को कोसना शुरू कर देती, लेकिन बेताबी किसी तरह भी कम नहीं हो रही थी। इससे सारी कैंडल्स को बुझाते हुए कमरे में अंधेरा कर दिया और फिर इसी नाइट ड्रेस में ठिठुरती हुई सर्दी में बालकनी में चली गई। बाबा के जाने के बाद उसे अंधेरे से खौफ आता था, लेकिन आज इसके अंदर इतनी वहशत फैली हुई थी कि अंधेरा उसे खौफज़दा नहीं कर रहा था। मर्द से नज़रअंदाज होना, धुतकारा जाना औरत फरामोश कर सकती है, लेकिन अगर मर्द इसके शौहर के दर्जे पर फायज हो तो ये इसके लिए दुख और शर्मिंदगी का बायस बनता है कि इसकी इज़्ज़त नफ्स बहुत बुरी तरह मजबूर होती है। बार बार इसके जहन में ये ख्याल भी आ रहा था कि अदील ने इससे बदला लिया है और उसे यकीन था कि वो अब उसे कभी भी नहीं अपनाएगा। न जाने वो कितनी देर सर्दी में खड़ी रही और फिर वापस आकर बेड पर लेटी। रात के न जाने किस पैर नींद की देवी इस पर मेहरबान हुई थी और इससे सारी अज़ियतनाक सोचों से छुटकारा मिल गया। सुबह फजर अदा करने के बाद वो दोबारा इसके कमरे के जाने बढ़ा, क्योंकि उसे अंदाज़ा था कि सुबह घर वाले बेदार होंगे तो शायद ये बात इनकी नज़र में आ जाए। इसलिए वो दरवाज़ा खोलते हुए अपने कमरे में दाखिल हुआ। जब वो बेड पर लेटी गहरी नींद में थी, चुपचाप आकर वो इसके पहलू में लेट गया। वो बहुत गहरी नींद में सो रही थी। तेज़ सांसों का शोर और अभी तक इसी गाउन में थी जो इसने रात को पहन रखा था। चेहरे पर आंसुओं के मिटे मिटे निशान थे। वो काफ़ी देर इसके चेहरे को देखता रहा और फिर हाथ बढ़ाकर आहिस्तगी से इसकी गर्दन पर हाथ रखा था। जब वो तेज़ बुखार से दहक रही थी, अदील के वजूद को एक करंट सा लगा। वो हैरत से उठते हुए इसके करीब आया और इसके माथे पर अपना हाथ रखा। उसे सच में शदीद बुखार था। इसके
इतनी देर सर्दी में खड़ी रहने की वजह से उसे बुखार हो गया और अब इसकी ये हालत देखकर अदील ख़ुद को मलामत कर रहा था। इसने बस उसे थोड़ा सा एहसास दिलाना चाहा था, एक छोटी सी सज़ा, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो इस बात को अपने सर पर इस कदर सवार कर लेगी। उसे घसीट कर अपने सीने से लगाते हुए वो बेतहाशा करने लगा और इसका बुखार से दहकता हुआ वजूद मज़ीद दहक रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता बड़बड़ा रही थी, आप बहुत बुरे हैं अदील, आप बहुत बुरे हैं, आप चले जाएं माहीन के पास, किसी और से शादी कर ले, मैं अब आपके करीब नहीं आऊँगी। बुखार की शिद्दत में भी वो इसके वजूद की गर्मी को महसूस कर रही थी। उसे अपने पहलू में लेटा हुआ पाक और पुरसुकून थी, लेकिन फिर भी नाराज़गी अभी अपनी जगह पर कायम थी। सुबह की रोशनी फैलते ही इसने फौरी तौर पर डॉक्टर को कॉल किया और डॉक्टर ने यही कहा था कि सर्दी में ज़्यादा देर रहने की वजह से उसे ठंड लग गई है। इसने फौरी तौर पर नाश्ता करवाकर उसे अपने हाथों से नाश्ता करवाया, लेकिन वो बस सुर्ख चेहरे के साथ मुंह फुलाकर बैठी रही। शायद अब वो अदील की नज़रों का सामना नहीं कर पा रही थी। इसी शर्मिंदगी हो रही थी। बार बार जहन में ये ख्याल आ रहा था कि वो क्या सोचेगा इसके बारे में कि इसने किसी तवाइफ की तरह अपना आप उसे सौंप दिया। इज़्ज़तदार औरत के लिए अब चोर के करीब भी बेबाक होकर जाना शर्म में मुब्तला कर देता है, और वो भी अब इसी शर्मिंदगी को महसूस कर रही थी। अदील ने इसके चेहरे पर फैली हुई अज़ियत को महसूस किया तो नरमी से इसके हाथों को अपनी लपेट में ले लिया था। मैं नहीं जानता था कि तुम इतनी अज़ियत में रहोगी रात भर। अगर मुझे अंदाज़ा होता तो मैं तुम्हें कभी ना छोड़ कर ना जाता। मैं तो सिर्फ तुम्हें एहसास दिलाना चाहता था, रिश्ते एतमाद और मोहब्बत से बनते हैं। तुमने घर वालों की मर्ज़ी से ये रिश्ता कायम किया, लेकिन इसके बाद मुझे धुतकारते हुए ख़ुद से दूर करके ये एहसास दिलाया कि मैं कभी तुम्हारे पसंदीदा मर्द की लिस्ट में शामिल नहीं हो सकता। और भी ये गलती मैंने दोहरा दी, लेकिन मैं तुम्हें कभी तकलीफ़ नहीं देना चाहता था। और वो सर झुकाकर बुरी तरह रोती रही, इतनी शिद्दत के साथ कि अदील को अपना आप मुजरिम लग रहा था। आपको माहीन के पास नहीं जाना चाहिए था। इसने लबों को बाहर निकालते हुए शिकवा किया और वो उसे देखकर खुलकर मुस्कुराया। मैं इसके पास नहीं गया था, मैं इस दूसरे कमरे में रात भर लेटा रहा हूँ। मेरी बात का यकीन करो, चाहे तो जिससे पूछ लो। क्या तुम मुझे इतना दिल फेंक किस्म का मर्द समझती हो कि किसी भी औरत की बाहों में ऐसा खून तलाश करने के लिए चला जाऊँगा? ऐसा हरगिज़ नहीं है। तुम मेरे लिए अहम हो, मैं तुम पर हक़ रखता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी तुम्हें स्पेस दी ताकि तुम इस रिश्ते को समझ सको। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि तुमसे मुँह फेर कर मैं किसी और से ताल्लुक़ कायम कर लूँगा। और वो अपनी बड़ी बड़ी आँखों को इसके चेहरे पर गाड़ कर उसे देखती रह गई। अदील, आप रात भर इस कमरे में थे? इसे सवालिया लहजे में पूछा और अदील ने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिला दिया। आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? वो मासूमियत से अपनी आंखों को फैलाकर पूछ रही थी और अदील ने झुकते हुए इसके लबों को आहिस्तगी से छू लिया। झूठ बोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आप जानते हैं मैंने ये रात कितनी अज़ियत में गुजारी है। आपको कोई परवाह नहीं थी मेरी। वो एक बार फिर शिकवा करते हुए इसके सीने से लग गई और अदील ने अपनी शोर मचाती हुई धड़कनों पर इसके गिरती हुई सांसों को महसूस किया तो सुकून की एक लहर इसके वजूद में सरायत कर गई। इसका दिल का सरापा इसके लिए बाइसे मोहब्बत था, लेकिन वो लड़की ख़ुद भी अपनी मासूमियत से इसकी धड़कनों को छेड़ देती और वो अपनी रक्स करती हुई धड़कनों में इसकी सांसों के शोर को महसूस करता रहता। उसे नरमी से अपने सामने लिटाकर वो इस पर झुका और इस पर अपनी मोहब्बतें निछावर करने लगा। इस बार दिल में कुछ नहीं था, बस सिर्फ इस बेज़र सी लड़की से बेपनाह मोहब्बत करना थी और फिर इस मोहब्बत को ताउम्र निभाना था। जबकि वह सुकून से आंखें बंद करते हुए इसकी मोहब्बत भरी शिद्दतों को महसूस कर रही थी, अपने वजूद को तसल्ली देकर इत्मीनान ज़दा चेहरे के साथ पुरसुकून थी कि वो सिर्फ उसे चाहता है और हमेशा और चाहता रहेगा, क्योंकि जब तक मोहब्बत में एतमाद ना हो रिश्ते बेतरतीब होकर बिखर जाते हैं और फिर बिखरे हुए रिश्तों को संवारना हमारे लिए वबाल जान बन जाता है। हर किसी को अच्छे रिश्ते नहीं मिला करते। अच्छे, मुखलिस और पुख्ता यकीन के मालिक लोग हमें कम ही मैसर आते हैं, और अगर हम इनकी कदर नहीं करते तो लोग हमसे छीन कर इतना दूर चले जाते हैं कि फिर हमें इनके वजूद का निशान भी नहीं मिलता। इससे पहले कि कोई आपसे जुदा हो जाए, इससे पहले कि रिश्तों में बदगुमानियाँ फैलने लगें और अपने इर्द गिर्द तवज्जो दें, खुद से करीबी रिश्तों पर गौर करें और इनके करीब आकर इन्हें एहसास दिलाएं कि आप इनके लिए बेहद अहमियत रखते हैं और इसी तरह वो भी आपके लिए बेहद अहमियत रखते हैं, ताकि रिश्तों की ये डोर हमेशा
मज़बूत रहे। अगर आपको हमारी आज की स्टोरी पसंद आई है तो फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।